आप देख रहे हैं ब्लडी हॉरर स्टोरीज। बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिल्ली की सर्दियों का मतलब जी का जंजाल है। रजाई से ऐसा अटूट प्यार हो जाता है कि उसे बाहों में भरकर सीने में लगाए रखने का मन करता है। पर वो सर्दी में खाने का भी एक पर उस सर्दी में खाने का भी एक अलग मजा है। और इसी मजे को महसूस करने के लिए गोवा में रहने वाले मुकेश ने इस बार सर्दियों में दिल्ली जाने का फैसला लिया था। तपती आग के पास बैठे मूंगफली और रेवड़ी चबाते हुए किस्से कहानियों का दौर चल रहा था। यार कुछ बढ़िया सुनाओ आज, मतलब कुछ ऐसा जिससे मजा आ जाए, मतलब दिल खुश हो जाए। दोस्तों की बात सुन के मुकेश थोड़ा मुस्कुराया और फिर गंभीरता से बोला कि एक वाकया तो है मेरे बैंक की पहली पेश जो मेरे बैंक की पहली पोस्टिंग के दौरान घटा था। दिल खुश होने की गारंटी तो नहीं दूंगा, पर हाँ, डर लगेगा। सभी दोस्तों ने हामी भर दी। जिसके बाद मुकेश ने बताना शुरू किया कि ये बात है 2013 की, जब मेरी पहली पोस्टिंग मुंबई में हुई थी। मुझे मलाड से चर्चगेट रोज लोकल से ऑफिस जाना था। किसी तरह मुझे मलाड के रहेजा टाउनशिप के स्टाफ क्वार्टर में एक फ्लैट मिल गया। फ्लैट एक था, पर हम रहने वाले 3 लोग थे। एक बांद्रा ब्रांच के मैनेजर सतीश सर और दूसरा बोरीवली ब्रांच के मैनेजर राजेश। पहले दिन मैं चटाई बिछाकर ड्राइंग रूम में ही सो गया। अगली सुबह दफ्तर के लिए तैयार होते समय मेरी नज़र साथी के बेडरूम में गई। बिल्कुल साफ सुथरा, नई चादर बिछी हुई वो कमरा मानो मुझे बुला रहा था। जल्दी तैयार हो जाओ, 8:55 वाली लोकल छूट जाएगी, ऐसा कह के राजेश सर ने उस बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। हम तीनों घर से एक साथ निकल रहे थे और तब जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर उस कमरे की तरफ देखा तो उसका दरवाजा खुला, लाइट ऑन और पंखा भी चला हुआ। सर, सब कुछ ऑन है उस कमरे का। मैंने हैरानी जताते हुए दोनों सीनियर्स का ध्यान उस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। हाँ हाँ, पता है, चलो बाहर। दोनों, राजेश सर और सतीश सर ने एक साथ कहा। हम तीनों एक साथ बाहर आ गए और मैंने एक हल्का सा धक्का महसूस किया, ना सिर्फ अपने शरीर में बल्कि अपनी जिज्ञासा पर भी, कि सर आप बाहर का दरवाज़ा लॉक करना भूल गए। मैंने फिर से दोनों को ये बताया। यार ये कितना बोलता है, राजेश सर ने चिढ़ते हुए कहा। चलो मुकेश, एक और साथ वाला है ना, उसके लिए दरवाज़ा सिर्फ हाथ से बंद कर दिया और लॉक नहीं लगाया। एक और साथी है ना, उसके लिए दरवाज़ा सिर्फ हाथ से बंद कर दिया, लॉक नहीं लगाया। सतीश सर ने प्यार से समझाया कि सर कुंडी तो लगा दीजिए। बोले रहने दो ना भाई, यहाँ आसपास कोई आता जाता नहीं है, तुम चुपचाप चलो। पहला दिन होने की वजह से हम शाम के करीब 5 बजे निकल गए और 6:10 तक मलाड स्थित फ्लैट में आ गए। दरवाज़ा ठीक वैसा था, पर उस कमरे का पंखा, लाइट, ये सब ऑफ थे। हमने फ्लैट में नज़र मारी पर कोई नहीं था। सर तो कह रहे थे कि एक और साथी आएगा, वो कहाँ है? यह सोचकर हमने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। हाथ मुँह धोकर हमने घर के बने हुए बेसन के लड्डू खाए। थोड़ी बोरियत होने लगी तो हमें उस कमरे में जाने की जिज्ञासा हुई, पर जैसे ही हमने पहला कदम उस कमरे में रखा, हमें दरवाजे पर किसी के ज़ोर से दस्तक देने की आवाज़ आई। खोल, जल्दी खोल! राजेश सर बाहर ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए चिल्ला रहे थे। मरना है क्या तुझे? जब तुझे पहली बार कहा कि ड्राइंग रूम में ही रहा कर तो समझ में नहीं आता? सर मैंने कौन-सी चोरी कर दी? देखो मुकेश, अभी तुम छोटे हो। जो कह रहा हूँ, जितना कह रहा हूँ, बिना सवाल जवाब के समझ जाओ, वरना बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। जी सर। राजेश सर की लाल आंखों में उनका गुस्सा साफ-साफ झलक रहा था, इसलिए हम लोग चुप हो गए। और किस्मत से अगला दिन शनिवार का था। हाफ डे होने की वजह से हम 2 बजे तक वापस आ गए और दरवाजे की जाली से हमने फ्लैट के अंदर देखा। इस बार सुबह की तरह उस कमरे का पंखा, लाइट, सब कुछ चालू था। हमने फ्लैट के अंदर ना जाते हुए बिल्डिंग का दौरा करना ठीक समझा। एक अजीब सी उत्सुकता हुई कि देखा जाए कि आखिर हम रहते कहाँ हैं। 2 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर बैंक का स्टाफ क्वार्टर था और उस फ्लोर पर बाकी दोनों फ्लैट पे तो ताला लगा हुआ था। हम दूसरे फ्लोर पर जैसे ही पहुंचे, चारों तरफ जाले और फर्श पर जमी हुई गंदगी पाई, जैसे कि उधर सालों से सफाई ही ना की गई हो। किसी तरह अपना सिर मकड़ी के जालों से बचाते बचाते मैं दूसरे फ्लोर के बने फ्लैट के दरवाजे से बाहर पहुंचा। उस पर ताला लगा था। बाहर की लाइट टूटी पड़ी थी। उसी फ्लोर पर बाकी के दोनों फ्लैट बंद थे। बैंक को भी इसी इमारत में स्टाफ क्वार्टर बनाने का सोचना था।
हमने मन ही मन फुसफुस की और इमारत में 5 फ्लैट बंद हैं और सिर्फ एक ही खुला है, वह भी हमारा। वह भी ऐसा कि जिसे दिन रात हम ताला तो दूर कड़ी तक नहीं लगा सकते। ये सब मुझे बड़ा ही अजीब लगा और जिज्ञासे की तलब मुझे पास के पनवाड़ी तक खींच ले गई। यहाँ जो टाउनशिप ब्लॉक या इमारत में कोई दिक्कत है क्या? ऐसा पूछा। हवा के छल्ले बनाते हुए पनवाड़ी से सवाल किया तो पास में खड़े 4-5 लोगों ने हमें ऐसे घूरा जैसे हमने कुछ गुनाह कर दिया हो। वो तुरंत वहां से रफूचक्कर हो गए और क्यों हमें बर्बाद करने पर तुले हो भैया? पनवाड़ी की आवाज़ में डर और शोक दोनों था। पर मैंने तो इतना ही पूछा कि उस बिल्डिंग में कोई दिक्कत है? क्या क्या भूत है? भूत? उस बिल्डिंग में भूत है? पनवाड़ी ने मेरी बात बीच में ही काट दी। हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। सिगरेट भी अब अपना असर छोड़ रही थी कि साहब कोई नहीं रहता उस इमारत में सिवाय उन बेवकूफ़ बैंक वालों के। उनको भी कई बार कहा है पर शायद उनकी भूत से दोस्ती हो गई है। जाने दो, मरने दो सालों को। वैसे आप कहाँ रहते हो साहब? उस बिल्डिंग के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो पनवाड़ी सवाल करता रहा और मैं वहाँ खड़ा रहा। मैं हिलना चाहता था, वहाँ से भागना चाहता था पर मेरे शरीर और मन दोनों को जैसे सांप सूंघ गया हो। पनवाड़ी के सवाल मेरी सिगरेट से निकलते हुए धुएं की तरह आसपास हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि उस पल मैं वहाँ था ही नहीं। मैं उस चटाई पर था। जिस समय मैं पहली रात उस फ्लैट में सोया था, मैं उस कुर्सी पर था जिस पर मैं बैठकर बेसन के लड्डू खाया था। मैं उस दरवाजे के भीतर था जिस पर ताला और कुंडी कभी नहीं लगाया गया। फ्लैट के हर एक कोने में था सिवाय उस कमरे के जिसके अंदर मुझे जाने की अनुमति नहीं थी। मेरा दिमाग वहां खड़े खड़े ही वो सब चीजें देख रहा था। सकपकाया, घबराया, एकदम वहां मोम के पुतले की तरह खड़ा रहा। सिगरेट का धुआं मेरे फेफड़े तक पहुंचता था और भूत का डर मेरे दिमाग तक। क्या हुआ भैया, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? पनवाड़ी मुझसे पूछने लगा और एक ही सवाल बार बार पूछने लगा। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो मेरे मुंह से सिर्फ हवा निकली, शब्द नहीं। अरे इधर इतनी धूप में क्या कर रहे हो? चलो फ्लैट में, सामने से आते हुए सतीश सर ने मुझसे कहा और मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो मुझे अपने साथ ले गए। चलते चलते मैंने पीछे पनवाड़ी की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक खौफ, एक बेचैनी, एक हैरान परेशान आदमी देखा। अपने माथे से बस पसीना ही हटाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आप चलिए सर, मैं आता हूँ, मैंने बहाना बनाते हुए कहा। अशांति और तनाव ने मेरे मन दिमाग को पूरी तरह घेर लिया था। मैं किसी भी कीमत पर उस फ्लैट के अंदर अब नहीं जाना चाहता था। अरे मस्त मिसल पाव लाया हूँ यार, चलो साथ में बैठकर खाते हैं, मेरी बाजू पकड़ते हुए सतीश सर ने कहा। नहीं सर, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? यहाँ आए हुए इक्का दुक्का दिन हुए और तुम्हें और काम सूझ रहा है? चुपचाप चलो वरना एंट्री बैन करवा दूंगा फ्लैट में तुम्हारी। मैं पीछे मुड़ा और सरपट दौड़ने लगा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, पर मैं भागता रहा, बस भागता रहा। और तब तक नहीं रुका जब तक कि मेरा गला प्यास से सूख नहीं गया। क्या बात है बाबू, कौन हो? भूत वूत देख लिए होगा? पास में खड़े कुल्फी वाले ने मुझे देखकर कहा। लो लो कुल्फी खाओ, उस बूढ़े बाबूजी ने केसर कुल्फी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। कुल्फी को हम एक चंचल बालक की तरह जल्दी जल्दी चूस रहे थे और बाबूजी हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही मैंने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, हमारा बटुआ गायब था। रहन दो बेटा, मेरे चेहरे की शिकन देखकर बाबूजी ने कहा। मेरा पर्स, मैंने अपनी जेब टटोली। मेरी नज़र अपनी सूनी हथेली पर पड़ी। मैंने सिर पर हाथ लगाया और कुछ मिनट में चुपचाप बैठा रहा। पिछले 3 दिन में इतना कुछ घटा है और मेरा मनमौजी दिमाग कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। शायद ये सब सामान मैं घर छोड़कर आया था, मुझे कुछ अच्छे से याद भी नहीं। 5 मिनट मैं वहीं पर खड़ा रहा। पर क्या बात है मुन्ना, बहुत परेशान लग रहे हो? बाबूजी ने प्यार से फिर पूछा। मैंने कहा कि अंकल मेरा बटुआ नहीं मिल रहा है। घबराओ मत बेटा, घर पर रह गया होगा। वैसे कहाँ रहते हो तुम? अंकल रहेजा टाउनशिप। ये सुनकर बाबूजी का चेहरा डर डर के मारे जैसे उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हो और उनका पूरा चेहरा लटक गया हो। तभी मैंने उनसे पूछा, अंकल क्या उस बिल्डिंग में सच में भूत है? मैं पिछले 3 दिनों से रह रहा हूँ। जिसके बाद मैंने बाबूजी को पूरी घटना विस्तार से बताई।
कैसे हम लोग एक कमरे को कभी भी ताला नहीं लगाते हैं और उस फ्लैट में मुझे अपने और मेरे बैंक के साथियों के अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता। जिसके बाद बाबूजी ने कहा कि बेटा, कहानी बहुत पुरानी है। आज जिसके बाद बाबूजी ने बताना शुरू किया कि दरअसल आज से 10 से 12 साल पहले जो बिल्डिंग है उसमें लोग रहा करते थे, मगर एक बहुत ही भीषण आग के चलते उस बिल्डिंग में रहने वाले बहुत से लोग मारे गए। कहते हैं कि तब से उन लोगों की आत्माएं उस बिल्डिंग में भटकती रहती हैं, मगर वो किसी को भी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन उनकी मौजूदगी उस बिल्डिंग में हर कोने में, हर कमरे में आज भी महसूस होती है। जिसके बाद मैं तुरंत वहां से भागकर बिल्डिंग में गया और जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर उस बिल्डिंग से तुरंत ही निकल आया। उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस बिल्डिंग में कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कहानी ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिएगा। अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी को, जो हमें भेजी है छत्तीसगढ़ रायगढ़ के सचिन ने। राजू इस बार भी घर वालों के साथ झगड़ा करके घर से बाहर निकल आया था। ऐसा वह एक बार नहीं बल्कि कई बार कर चुका था। बस फर्क इतना था कि आज वक्त रात का था और गांव के सारे लोग जैसे अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। ठंड का मौसम था और रात के करीब 9:30 बज रहे थे। इस वक्त तक गांव के लगभग सभी लोग सो जाया करते थे, मगर राजू, वो अपने घर वालों के साथ झगड़ा करके घर से बाहर निकल आया था और किसी सुनसान रास्ते पर बिना रुके गुस्से से बस चले जा रहा था। उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी मंजिल क्या है, उसे कुछ मालूम नहीं था। बस गुस्से में उसे आगे बढ़ते जाना था। उसके घर वाले भी उसके पीछे पीछे नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे कि राजू वापस आ ही जाएगा, इसलिए वह भी घर में ही रह गए। राजू बस आगे बढ़ता चला गया और राजू और उसके घर वालों के बीच हमेशा इस तरह की तकरार होती रहती थी। पता नहीं क्यों राजू और उसके घर वालों के बीच ज़्यादा बनती ही नहीं थी। खैर, राजू जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था। उस रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घनी झाड़ियाँ और झाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं था। न कोई घर, न कोई दुकान। हालांकि एक दो दुकानें छोटी मोटी थीं, मगर वो इतनी रात को बंद हो चुकी थी। खैर, राजू आगे बढ़ता जा रहा था, बस चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह कब गांव के कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। इस बार उसका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही चढ़ा, इसलिए वह रुका नहीं और उस खुले हुए यानी कि बिना दरवाजे के कब्रिस्तान के अंदर जा पहुंचा। वहीं पास में ही एक सीमेंट की बेंच बनी हुई थी, जिस पर राजू जाकर बैठ गया और थोड़ी देर सांस लेने लगा। वहाँ बहुत ही शांति थी, इतनी शांति कि दूर कहीं से ट्रेन के गुजरने की आवाज़ राजू को हूबहू बिल्कुल साफ सुनाई पड़ रही थी। रात में कीड़ों की आवाज़ें माहौल में एक अलग सा डर घोल रही थी, मगर राजू, वो अपने गुस्से में ही उलझा हुआ था, तो उसे डर का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। राजू अभी वहां बैठे बैठे कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा हो। उसने तुरंत पीछे पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। राजू थोड़ा हैरान रह गया कि अगर पीछे कोई है नहीं तो उसे ऐसा महसूस क्यों हुआ। उसने वापस सामने देखा, तभी उसकी नज़र उसके बगल में बैठे एक इंसान पर पड़ी। राजू एकदम से चौंक कर थोड़ा पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये अचानक से आदमी यहाँ पर कैसे आया। तभी उस आदमी ने राजू की तरफ देखा और फिर कहा कि इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? तो इस पर राजू ने उस आदमी से सवाल किया कि इतनी रात में तुम कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? राजू का सवाल सुनकर उस आदमी ने मुस्कुरा दिया और फिर राजू से कहा कि इतना भी गुस्सा बढ़िया नहीं है, घर वालों से बात करो, मामला अपने आप ही सुलझ जाएगा। ये सुनकर तो राजू जैसे चौंक सा गया और उसने सवाल किया कि तुम्हें ये सब कैसे पता? इस पर उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मुझे सब पता है, मैं भी तुम्हारी तरह बचपन में यहीं आकर बैठा करता था, मगर रात के समय नहीं, मैं इसी तरह आया करता था। बस उस घटना से पहले तक। राजू ने वापस सवाल किया तो उस आदमी ने बताया कि दरअसल एक रात वो भी इस तरह घर वालों से गुस्सा होकर इस कब्रिस्तान के पास आकर बैठ गया था। वो यहाँ पर ठीक इसी बेंच पर करीब 1 डेढ़ घंटे तक बैठा रहा था। फिर उठकर वापस अपने घर की ओर चल दिया, मगर उसका घर यहाँ इस गांव में नहीं था। वो यहाँ से दूर रहता था। उसे बस यह कब्रिस्तान पसंद था, यहाँ की शांति पसंद थी, इसलिए वो यहाँ पर आता था।
खैर रास्ते में चलते हुए एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता था और उसे पार करके वो अपने घर पहुँचता। मगर उस रात जैसे ही वो रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था, वो कहीं ख़्यालों में गुम था। उसे ट्रेन नज़र नहीं आई और वो ट्रेन की चपेट में आ गया। इतना सुनकर राजू ने जैसे ही अपना सिर सवाल करने के लिए उस आदमी की तरफ घुमाया, राजू ने देखा कि उसका पूरा शरीर कैसे कटा हुआ था। उसका गला हवा में उड़ रहा था, उसका सिर जैसे हवा में उड़कर राजू की तरफ मुस्कुरा रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या बला है। राजू ने तुरंत ही वहाँ से दौड़ लगाई और भागते-भागते सीधे अपने घर पहुँचा। उस दिन के बाद से कभी भी राजू नाराज़ होकर अपने घरवालों से रात को बाहर नहीं निकला। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त विकास जल्दी मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। अपना ख़्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।